हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रोलिंग द कंट्री साइड का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 में हम हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड यानी इंडिगो का कल्टीवेशन किस तरीके से होता था उसको पढ़ चुके थे, जिसमें हमने निच कल्टीवेशन को पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की थी पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने उस समय में निच कल्टीवेशन में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द प्रॉब्लम्स विद निच कल्टीवेशन, लैक ऑफ फर्टाइल लैंड। इसमें प्लांटर अपनी खरीदी हुई या रेंट पर ली गई ज़मीन पर खेती करते थे। साथ ही फर्टाइल लैंड की कमी थी। गांव में ज़्यादातर फर्टाइल लैंड के पास बहुत सी पॉपुलेशन रहा करती थी। कोई भी पीजेंट अपने फर्टाइल लैंड को बेचना या रेंट पर देना नहीं चाहता था। ज़मीन को खरीदने में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन पैदा हो रही थी। प्लांटर्स को लेबर मिल नहीं रही थी क्योंकि यूजुअली रिक्वायरमेंट कम्स व्हेन द पीजेंट्स वर बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। इन्वेस्टमेंट और परचेज एक बड़ी समस्या थी। पीजेंट्स के प्लो और बुलक अपनी फील्ड में राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे। निच कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना प्लांटर्स को करना पड़ रहा था, जिसके कारण अब वो दूसरा तरीका ढूंढने लगे थे। उन्होंने जिस तरीके को ढूंढा था उसका नाम था रॉयती सिस्टम। इसको इसलिए भी इम्प्लीमेंटेड करना पड़ा क्योंकि निच कल्टीवेशन सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था और इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। रॉयत सिस्टम में पीजेंट को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, जिसके बाद पीजेंट्स अपोज करेंगे और रेवोल्यूशन करेंगे। ये इस सिस्टम में बताया गया है। नेक्स्ट आता है रॉयती सिस्टम। रॉयती सिस्टम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेटेड वेयर द प्लांटर्स फोर्स टू रॉयट्स टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट। इसमें ज़मीन पीजेंट्स की होती थी, सिर्फ पैसा प्लांटर्स के द्वारा लगाया जाता था, जिसे सट्टा भी कहा जा सकता है। तो इस सिस्टम में रॉयट्स वर फोर्स्ड बाय प्लांटर्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट सट्टा। एट टाइम विलेज हेडमैन साइंड द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रॉयट्स। इस सिस्टम में प्लांटर्स पीजेंट्स के साथ एग्रीमेंट करते थे, जिसमें वो पीजेंट्स को पैसे देकर इंडिगो का प्रोडक्शन कराते थे। प्लांटर्स डायरेक्ट पीजेंट से ना मिलकर विलेज हेडमैन के साथ एग्रीमेंट करते थे। निज सिस्टम में या निज कल्टीवेशन सिस्टम में ज़मीन खरीदनी पड़ती थी प्लांटर्स को, लेबर और इक्विपमेंट खरीदने में दिक्कत होती थी। इसके कारण प्लांटर्स ने रॉयती सिस्टम को डिवाइस किया। रॉयती सिस्टम में प्लांटर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर इंडिगो प्रोडक्शन की कैश पैसा मिल जाता था पीजेंट्स को। इस एडवांस पैसे के कारण अब वो लालच में फंस गए और इसी एडवांस के चंगुल में फंसे रहते थे। But the loan committed the riots to cultivate indigo on at least 25% of area under his holding। लेकिन प्लांटर्स ने एक शर्त रखी एग्रीमेंट में कि कैश अमाउंट तभी मिलेगा जब अपनी ज़मीन के 25% एरिया पर इंडिगो का प्रोडक्शन किया जाएगा। इसमें प्लांटर्स शीड्स और मशीनों को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पीजेंट्स अपनी ज़मीन पर खुद फार्मिंग करेंगे और खुद ही उसको हार्वेस्ट करेंगे। जिस तरीके से निज सिस्टम में प्रॉब्लम्स आई थी, वैसे ही रॉयती सिस्टम में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो चलिए जानते हैं कि रॉयती सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आई और इन प्रॉब्लम्स को किसने फेस किया, प्लांटर्स ने या पीजेंट्स ने। साइकिल ऑफ लोन्स प्रूव टू बी डिटरमेंटल फॉर पीजेंट्स। पीजेंट्स ने एडवांस लोन लेने के कुछ समय बाद रियलाइज़ किया कि ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव है या हार्श है। ना चाहकर भी पीजेंट्स को इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ रहा था। द प्राइस दे गॉट फॉर इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो। इंडिगो प्रोड्यूस्ड करने के बाद जो प्राइस मिलता था वो बहुत ज़्यादा कम था। लोन साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होता था। पीजेंट्स फंसे हैं तो फंसे ही रहते थे। धीरे धीरे करके उनकी समझ में आने लगा कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जाल में हम फंस चुके हैं। अब उन्होंने प्लांटर्स के खिलाफ फाइट फॉर द लैंड स्टार्ट किया।
प्लांटर्स के दिए गए एडवांस अमाउंट के कारण पीजेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते थे। साथ ही प्लांटर्स ने एक शर्त और रखी कि पीजेंट्स को अपनी फर्टाइल लैंड पर इंडिगो का प्रोडक्शन करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फर्टिलिटी इंडिगो को मिलेगी उतना ज़्यादा इंडिगो की क्वालिटी अच्छी होगी। वो राइस प्रोडक्शन वाले पार्ट पर इंडिगो प्रोडक्शन के लिए जोर देने लगे, जिस कारण अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे थे। इंडिगो की रूट्स बहुत ज़्यादा डीप रहती हैं ज़मीन में, जिसके कारण वो सॉइल की ज़्यादातर फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट कर लेती हैं या खींच लेती हैं और सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है या होने लगती है। ब्लू रिविलियन। रिविलियन मतलब जब आप किसी चीज़ के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर देते हो या विद्रोह कर देते हो। इन मार्च 1859 बंगाल रायट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। जब रायट्स ने विद्रोह कर दिया कि हमें इंडिगो प्रोडक्शन नहीं करना है, उसे यहाँ रिविलियन कहा गया है क्योंकि वो इंडिगो से जुड़ा हुआ है। रिविलियन, इसलिए इसे ब्लू रिविलियन या इंडिगो रिविलियन भी कहा जाता है। ब्लू रिविलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिगो ब्लू कलर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पीजेंट्स ने इंडिगो ग्रो करने से मना कर दिया। साथ ही रेंट, कर्ज को पे करने से भी उन्होंने मना कर दिया था। दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विथ स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। जो लोग रिवॉल्ट के समय में भी प्लांटर्स के लिए इंडिगो ग्रो करते थे, उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया गया। गोमस्ताज, आपने हो सकता है इसको सुना हो कभी। तो गोमस्ताज कौन होते हैं? ये एक पेड सर्वेंट होते हैं जो प्लांटर्स के लिए काम करते हैं, जिनका काम था क्रॉप्स की देखभाल करना और रेंट कलेक्ट करना। अब जब पीजेंट्स ने रिवॉल्ट कर दिया था, तो जब गोमस्ताज रेंट कलेक्ट करने या इंडिगो को लेने के लिए जाने लगे, तो पीजेंट्स अब इनकी पिटाई करने लगे थे। पीजेंट्स अब हर तरह से एग्री थे कि किसी भी कीमत पर इंडिगो का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। इस तरह से रिविलियन हुआ। लेकिन क्यों हुआ? रीजंस फॉर रिविलियन, क्या कारण था, किन कारणों से रिविलियन हुआ? तो इसका सबसे बड़ा कारण था ऑप्रेसिव सिस्टम। बट व्हाट गेव देम द पावर टू रिवेल एट दिस पॉइंट? आखिर उन्हें पावर कहाँ से मिली? इससे पहले भी वो ऑप्रेस हो रहे थे, उनका शोषण किया जा रहा था, तब उन्होंने रिवॉल्ट नहीं किया। तो जानते हैं कि आखिर उन्हें ये पावर कहाँ से मिली। सिस्टम तो बहुत पहले से ऑप्रेसिव था, तो पहले रिवॉल्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनको लगा कि ये सही समय है रिवॉल्ट करने का या रिवेल करने का। फार्मर मौका देख रहे थे कि कब वो स्टेबल पोजीशन में आए और बोल दें कि सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव है, हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। The Indigo riots felt that they had the support of the local zamindars and village headmen. इस समय तक आते आते इंडिगो रयट्स को लगा कि उन्हें लोकल ज़मींदार और विलेज हेडमैन का सपोर्ट है, क्योंकि विलेज हेडमैन और ज़मींदार्स अर्ज द रयट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। साथ ही प्लांटर्स को, या जो प्लांटर्स की पावर बढ़ती जा रही थी, ज़मींदारों की पावर को कम कर दिया जा गया था। हेडमैन्स, जो विलेज हेडमैन थे, उनकी पावर धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी, तो वो अपनी पावर कम होती हुई नहीं देख पाए, जिसके कारण विलेज हेडमैन और ज़मींदार खुश नहीं थे। तो कहा जाता है कि द इंडिगो peasants also imagined that the British government would support them, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। इंडिगो पीजेंट्स को ऐसा लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इन ऑप्रेसिव प्लांटर्स को हटाने के लिए उनका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी कि कहीं ब्लू रिविलियन भी 1857 की तरह एक बड़ा रिवॉल्ट न बन जाए, जिसके लिए बंगाल के गवर्नर क्षेत्र का दौरा करते हैं, जिससे इंडिगो कल्टीवेशन या इंडिगो कल्टीवेटर्स को लगा कि गवर्नर उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं। वहीं और भी कारण थे, जैसे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मजिस्ट्रेट एशले एडम्स नोटिस।
उन्होंने नोटिस में लिखा कि रैयत्स के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, लेकिन रैयत्स ने सोचा कि अब मजिस्ट्रेट भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पक्ष में हैं, तो क्यों ना रिवोल्ट कर दिया जाए। यहाँ पर उन्होंने ये कहा था एशले एडम्स ने कि उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, लेकिन कल्टीवेटर्स ने ये सोचा कि वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि अब आप फार्मिंग मत करो इंडिगो की, जाके हमला कर दो। इस तरीके से उन्होंने उसको गलत वे में समझ लिया। तो पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया प्लांटर्स के अगेंस्ट में। आफ्टर द रिवोल्ट, बाद में क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल्स रोट एक्सटेंसिवली। जब राइटर और पोइट्स को ब्लू रिविलियन की बात पता चली तो वे सब बंगाल पहुंच गए और प्लेज स्टोरीज लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे जो लोग पढ़े लिखे थे उनके अंदर उत्साह और जगे, रेविलियन ज़्यादा फैले। रैयत्स के दुख दर्द को लिखा, प्लांटर्स के कुशासन के बारे में लिखा, इंडिगो सिस्टम के डार्क फेस को लिखकर लोगों को बताना शुरू किया कि किस तरीके से प्लांटर्स कल्टीवेटर्स को परेशान कर रहे हैं या उनको शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक प्ले लिखा गया था नील दर्पण, बहुत ही फेमस प्ले है जिसे आज भी प्ले किया जाता है। नील दर्पण प्ले किसने लिखा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका गूगल होमवर्क है। आर्मी को बुलाया गया जो प्लांटर्स को वहाँ से निकाल कर ले जाए, जिससे कल्टीवेटर उनकी पिटाई ना कर दें। एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया। इंडिगो कमीशन ने रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया, द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोरेसिव मेथड दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर्स। कमीशन ने पाया कि प्लांटर्स ने इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ मिसबिहेव किया, जिसके कारण इंडिगो प्रोडक्शन रैयत्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। कमीशन ने कहा कि अभी तो प्लांटर्स की जो फसल है उसको कटवा दिया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको पूरा कर दिया जाए। उसके बाद अगर वो चाहें तो भविष्य में इंडिगो का प्रोडक्शन करें या ना चाहें तो उसको नहीं करें। उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, उनसे किसी भी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। अब इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल से बिहार में शिफ्ट हो गया। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू हो गया। कुछ समय के बाद इंडिगो प्रोडक्शन की डिमांड कम होने लगी, क्योंकि अब सिंथेटिक डाई की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसको खोज कर ली गई थी। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्हें चंपारण के इंडिगो फार्मर्स की जानकारी मिली। उन्होंने 1917 में चंपारण का दौरा किया और इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट किया। ये था हमारा थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। होप यहाँ तक नीचे जो भी चीज़ें बताई गई हैं इस वीडियो में वो आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।